सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। लोग बीपीएससी की कक्षा में हैं और मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं। जैसा कि जानकारी में है कि लोग दिन एक टॉपिक में और विज्ञान में और बिहार विशेष और करेंट के कक्षा का समापन रहता है। हमारी आज की कक्षा कल की कक्षा से ही बेहतर कक्षा है। कल हम लोगों ने गुलाम वंश, तुर्क वंश या शमसी वंश या इलवड़ी तुर्क वंश जो सबसे उपयुक्त कहा जाएगा वो बड़ी तुर्क कहा जाएगा, क्योंकि ऐबक को छोड़कर सभी इलवड़ी तुर्क थे। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि आज हमारी खिलजी वंश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मुख्य रूप से तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ही आपको जानकारी दी जाएगी। और जो परीक्षा के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के बाद आपका उत्साह और 3 दूना रात चौगुना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी तो मुख्य सुल्तान तो हैं ही, और आपकी जानकारी में है कि सुल्तान बनाने की जो परंपरा है, सुल्तान शब्द है, वो तुर्कों ने ही लोकप्रिय बनाया। मोहम्मद बिन कासिम पहला सुल्तान से आगे बढ़ाने का जो पूरी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया तुर्कों ने ही लागू की थी। आपकी जानकारी में अभी होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक संरचना थी, वह अरबी फारसी संरचना पे आधारित थी, जबकि जो उसकी सैन्य संरचना थी वो तुर्क मंगोल पद्धति पे आधारित थी। इस बात को याद रखिएगा। अभी मैं कक्षा शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को चर्चा में ला रहा हूं कि सल्तनत कालीन, तो कहीं कॉपी के ऊपर में एडजस्ट कर लीजिएगा और तब शुरू करेंगे। सल्तनत कालीन, आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो ये शब्द से परिचय हुआ होगा। सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से अरबी फारसी पद्धति पे आधारित थी, जबकि सैन्य संरचना जो थी, जो सैन्य संरचना थी वो तुर्क मंगोल पद्धति पे आधारित, तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी। चलिए अपने मूल में आइए। तो हम लोग आज खिलजी वंश को देखेंगे, और कहा भी जाता है कि खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। क्रांति क्यों थी? क्योंकि तुर्कों की जो जातीय श्रेष्ठता थी, उस तुर्कों की जातीय श्रेष्ठता को तोड़ने में यदि किसी ने सबसे पहला और व्यापक स्तर पर कार्य संपादित किया तो वो आपका कौन था? खिलजी वंश। इसलिए आज हम दूसरे वंश को देखेंगे। कल हम लोग गुलाम वंश को देखे थे, और खिलजी वंश की कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि यह एक क्रांति थी। खिलजी वंश एक क्रांति थी। और क्रांति क्यों थी? क्योंकि तुर्की जातीय श्रेष्ठता को, तुर्की जातीय श्रेष्ठता को तोड़ने में मदद मिली। तुर्की जातीय श्रेष्ठता को तोड़ने में मदद मिली। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखिए। तो हम अब आगाज करना चाहेंगे। मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, तो शुरुआत करिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक
ठीक है, अब लिखिए खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। पहला पॉइंट लिखिए, खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी क्योंकि इसने तुर्कों की जातीय श्रेष्ठता को कमजोर किया या समाप्त किया। क्योंकि इसने तुर्कों के जातीय श्रेष्ठता को कमजोर किया। क्योंकि इसने तुर्कों की जातीय श्रेष्ठता को कमजोर किया। ठीक है, तुर्कों की जातीय श्रेष्ठता को कमजोर किया। आगे, साथ ही राजनीति को धर्म से अलग किया। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करने वाला यह पहला वंश। राजनीति को धर्म से अलग करने वाला यह पहला वंश था। राजनीति को धर्म से अलग करने वाला यह पहला वंश था। पैराग्राफ चेंज। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे जिनकी राजधानी किला खोड़ी थी। 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 ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी के विषय में एक दो बातें और लिख लीजिए कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि, सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ। यादव वंश ब्रैकेट में लिख देंगे, यादव वंश आक्रमण हुआ और जिसका नेतृत्व, और जिसका नेतृत्व उसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी या गुरशस्प ने किया। 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 का वास्तविक नाम गुरशस्पी था और दक्षिण भारत के अभियान सबसे पहले इसी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में, कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण का सेनापति बनाया, तो गुजरात अभियान के तहत एक हिजड़े को पकड़ा था और उसको 1000 दिनारी कहा गया। इस बात को भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, जहां मुझे मौका अवसर मिलेगा तो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि इस कक्षा का उद्देश्य आपकी पाठ्यक्रम, आपके तथ्यों की पुनरावृत्ति करना भी है, जिससे कि आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन का शिकार ना हो। और यदि आप 5-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि नंबर ऑफ सीट इतनी अधिक है कि स्वाभाविक तौर पे कि पीटी में रिजल्ट भी ज़्यादा देगा और समय भी कम दे रहा है, तो स्वाभाविक है जो पुराने प्लेयर हैं वही अच्छी स्थिति में रहेंगे, नए प्लेयर को तो कठिनाई होगी। लेकिन जो पुराने प्लेयर हैं उन्हें खेलना थोड़ा सा आसान होगा, उनको पास करना थोड़ा आसान होगा। हालांकि नए में भी जिसको क्षमता है तो वो भी पास कर ही लेता है। और मैंने कहा भी है आपसे कि मैं कल एक नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं बना पाया, हालांकि वीडियो तो आप ही के लिए है, तो कहता भी हूँ इस बार पुराने लड़के भी जो अन्य सेवा में हैं और जो ऑलरेडी सफल हैं, तो जिन्होंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया है, तो वो भी बड़ी संख्या में भरेंगे।
रोज 1 2 3 लड़के से हमें फोन पे बातचीत होती है और उसको इन बातों की जानकारी दी जाती है, क्योंकि नौकरी में रख के कोई आरओ है, कोई बीडीओ है, कोई उप निर्वाचन अधिकारी है और चाहता है कि हम बिहार पुलिस सेवा में जाएं या बिहार प्रशासनिक सेवा में जाएं, तो एक बड़ा अवसर मिला है, तो वो लोग भी तैयारी के मूड में है, क्योंकि नौकरी करते हुए पढ़ना बहुत कठिन काम होती है। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग बलबन के अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी में आ जाते हैं। 1296 से 1316 लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में सबसे पहला यही है कि इसका राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के महल में हुआ। लिख देंगे, इसका राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के महल में हुआ। बलबन के महल में हुआ। बलबन के महल में हुआ। इसका राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के महल में हुआ और इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। और इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। और ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में भी पूछा हुआ है कि किसके सिक्के पर सिकंदर सानी अंकित की गई। किसका सिक्का था? अलाउद्दीन खिलजी का सिक्का था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि था अमीर खुसरो। हालांकि उसने 7 सुल्तानों का राजकाल देखा था, कल भी इसकी जानकारी दी गई थी। बलबन के समय में सबसे पहले और अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफी लंबे समय तक रहा और कई किताबें लिखी। इसमें खजानुल फतह जो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के विषय में बताता है, उसने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा और जनता का चरवाहा और एक भाग्यवादी व्यक्ति। इसे आप यहीं पर लिख देंगे नोट में। अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि, नोट में, अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि, अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध रचना खजानुल फतह में, अपनी प्रसिद्ध रचना खजानुल फतह में, खजानुल, अपनी प्रसिद्ध रचना खजानुल फतह में, खजानुल फतह में अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान या जनता का चरवाहा जैसे पदवियों से विभूषित किया, या जनता का चरवाहा जैसे पदवियों से विभूषित किया, विभूषित किया। याद रखिए, देखिए महत्वपूर्ण है कि उसके शासनकाल में मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण हुए। महत्वपूर्ण है कि उसके शासनकाल में मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण हुए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था। मैं आप ही से जानना चाहूंगा वो कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था जो दिल्ली तक पहुंचा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो कौन सा, बोलना नहीं है, लिखना है, वह कौन सा आक्रमणकारी था जो दिल्ली तक पहुंचा था। एमबीटी दिमाग में ठीक है। विकास जी आप तो बहुत, देखिए चंगेज खां लिखता है, रोहित जी गजब हाल है। मैं पूछ रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो कौन सा आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी जो दिल्ली तक पहुंचा था। तो लिखते हैं चंगेज खां, तो एमबीटी लिखते हैं मंगरमणि। प्रीतिमाला तुम तो और भी बेहोश हो रही हो। तो मंगरमणि कहां से आएगा? मंगरमणि तो इल्तुतमिश के समय ही था।
ख्वाजा, कुतलुक ख्वाजा, कुतलुक ख्वाजा था। तो लिखेंगे, ध्यान में रखें एके के समय में, ध्यान में रखें कि एके के समय में, एके के समय में कुतलुक ख्वाजा ने, कुतलुक ख्वाजा ने, कुतलुक, कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली तक या दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया का नाम याद करके रखिएगा। मालूम था कि आज खिलजी की कक्षा है, फिर भी आप लोग रिवीजन करके नहीं बैठे। ठीक है, यह स्पष्ट होता है कि जब भी आप तैमूर लंग, मंगरवर्णी, चंगेज खां कुछ कुछ बोल रहे हैं, तभी समझ में आ गया मुझे कि लगता है कि जो पुरानी बातें पढ़े उसका भी सत्यानाश कर चुके। थोड़ा सा नहीं जानते हो, नहीं याद है तो चुप रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं फिर पढ़ा किसको रहा, क्योंकि यह कक्षा आपकी ऑलरेडी कई बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। सिर्फ टेम्पो को बनाए रखने के लिए यह कक्षा है, और फिर भी यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो ये ठीक नहीं है। इंटरेक्शन जारी रहेगा इसी कड़ी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस आक्रमण से, इन मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए एके ने रक्त और तलवार की ही नीति आरंभ की। लिखेंगे, इस मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए, इस मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए, इस मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति को ही अपनाया। रक्त और तलवार के नीति को ही अपनाया। नेक्स्ट, एके को इतिहास में, एके को इतिहास में न केवल सैनिक अभियान, एके को इतिहास में न केवल सैनिक अभियान, न केवल सैनिक अभियान, न केवल सैनिक अभियान, बल्कि बल्कि बाजार नियंत्रण, बल्कि बाजार नियंत्रण, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण याद रखा जाता है। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण याद रखा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण याद रखा जाता है। वहां पे जाने से पहले मैं आपसे दो मॉनिटरिंग करना चाहूंगा, दो तथ्यों का। नहर बनाने वाला पहला भारतीय दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने नहर बनाया? वाह, 50-50। हाँ, जो सही बात है वो है जीएसटी। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने नहर बनाया। और दूसरी बात, ये कौन बताएगा कि रस्मे मियाना की नीति का प्रतिपादन, रस्मे मियाना की नीति का प्रतिपादन किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने की थी? बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार जी पढ़ते, प्रीति माला भी पढ़ती। जीएसटी ने किया था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। तो मॉनिटरिंग मैंने कर लिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब सैन्य अभियान से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऑलरेडी जीएसटी जब पढ़िएगा तो इसकी जानकारी आपको देंगे ही। हम लोग अब अभियानों में चलते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान निम्नलिखित। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान निम्नलिखित। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान निम्नलिखित हैं। पहला, गुजरात अभियान। पहला, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान 1298।
नेतृत्व कौन था? नेतृत्वकर्ता का नाम इस तरह से लिख लीजिए कॉपी पे। नेतृत्वकर्ता था उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां, ऐसे ही लिखिएगा, उलुग खान और नुसरत खां, गुजरात का शासक। अब जहां अभियान किया वहां का शासक कौन था? तो रायकरण कर्णदेव तृतीय, रायकरण कर्णदेव, काम चल जाएगा, रायकरण ऑब्लिक कर्णदेव। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, गुजरात अभियान के दौरान ही एके ने मल्लिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात अभियान के दौरान ही, गुजरात अभियान के दौरान ही, सर नमस्कार, पे थे 1298 में गुजरात अभियान और नेतृत्वकर्ता उलगू खां और नुसरत खां, गुजरात का शासक रायकरण या कर्णदेव। और इसी के दौरान, इसी अभियान के दौरान मल्लिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा गया। गुजरात अभियान का मुख्य पक्ष यही। फिर लिखिए 1302 में चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह, चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह, और 1307 में देवगिरी पर, और 1307 में, 1307 में देवगिरी पर जहां का शासक, जहां का शासक रामचंद्र थे, रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव थे, आक्रमण किया, आक्रमण किया। नोट, नोट, नोट में लिखेंगे, दक्षिण भारत का अभियान का श्रेय मल्लिक काफूर को जाता है। नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, मुबारक खिलजी पहला सुल्तान था जिसने, जिसने दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। मुबारक खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। और रामचंद्र को, और रामचंद्र को राय रामा की उपाधि दी थी, और रामचंद्र को राय रामा की उपाधि दी थी, ठीक है, राय रामा की उपाधि दी थी। इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास करें। इस दक्षिण भारत अभियान के क्रम में देवगिरी के साथ, देवगिरी के बाद वारंगल और द्वार समुद्र को भी लिख लेंगे, लिखेंगे। वारंगल पर 1309 में, वारंगल पर 1309 में शासक प्रताप रुद्रदेव, शासक प्रताप रुद्रदेव, और कोहिनूर का, कोहिनूर की प्राप्ति किया था। यहाँ कोहिनूर की प्राप्ति किया था। एक चार्ट बना करके भी दक्षिण अभियान को नोट कर लेंगे। और द्वार समुद्र,
1310, पार समुद्र 1310, बीरबल्लाल, बीरबल्लाल तृतीय होयसल राजवंश, बीरबल्लाल तृतीय होयसल राजवंश, ठीक है, होयसल राजवंश पर आक्रमण किए गए, आक्रमण किए गए। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट आक्रमण आपने देखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात। अभियान पे थोड़ा कम बल दे रहे हैं, चल याद रहना चाहिए कि गुजरात अभियान के समय कौन कहाँ क्या, बस। और उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण के दौरान रणथंभौर का आक्रमण भी इंपॉर्टेंट है। वो हमीर देव इसके शासक थे, यहाँ के शासक थे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और कहा जाता है कि रणथंभौर में राजपूत महिलाओं ने जोहर का प्रदर्शन किया था। हालांकि जोहर का प्रदर्शन जब सिंध अभियान हुआ था तो उस समय भी दाहिर वंश की राजकुमारियों ने इस तरह के एक्टिविटीज किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक नोट में लिख दीजिए, रणथंभौर के ऊपर 1301 शासक हमीर देव, शासक हमीर देव। होयसल के हेलीब्रेड का मंदिर खत्म हो गया, वो पूर्व मध्यकाल की ही रचना है, ठीक है, वो पूर्व मध्यकाल की विशेषता है जो बेसर शैली की है। अभी आप मध्यकाल में हैं। और याद रखिएगा हमीर देव रणथंभौर, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में दे दे विभिन्न अभियान, अब विभिन्न शासक, और असुमेली चुने के लिए दे दे तो एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर भारत पे अभियान की कड़ी में चित्तौड़ अभी पढ़े हैं। हालांकि कैसा कहा जाता है कि राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। और अपने जीतने के बाद चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था और खिज्र खां के नाम पे ही कालांतर में खिजराबाद कहा गया। तो अभी लिखिए नहीं लिखिए, लेकिन नोट में लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए। कहीं इसी नोट को रिवाइज किया भुला गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खिज्र खां को चित्तौड़ विजय प्राप्त करने के बाद एके ने सौंपा एवं कालांतर में इसे खिजराबाद के रूप में जाना गया, कालांतर में इसे खिजराबाद के रूप में जाना गया, ठीक है, कालांतर में इसे खिजराबाद के रूप में जाना गया। तो पहला लाइन का जो काम है वो खत्म हो गया कि यह अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल केवल सैन्य अभियान के कारण नहीं, सैन्य अभियान हो गया ना, और सैन्य अभियान के बाद सैन्य अभियान नहीं, इसके बाद बाजार नियंत्रण, आर्थिक सुधार, सामाजिक और सैन्य सुधार एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण याद रखा जाए। तब लिख लीजिए बाजार नियंत्रण ऑब्लिक आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण ऑब्लिक आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण ऑब्लिक आर्थिक सुधार, ठीक है। बाजार नियंत्रण के क्रम में आपको याद रखना है कि पूरे सल्तनत काल की ही सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई नीति थी तो मार्केट पॉलिसी थी, जिसमें कपड़ा से लेकर, खाद्यान्न से लेकर, घोड़े से लेकर इन सभी के मूल्यों को तय किया गया और व्यवस्था भी ऐसी बनाई गई कि मूल्य स्थिर रहे। हालांकि इसका उद्देश्य सैनिक था, इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी इच्छाओं को पूर्ति करना था। लेकिन उस मार्केट पॉलिसी के तहत क्या क्या मैकेनिज्म या टूल्स को अपनाया गया, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखना है। तो पहला बात तो यही लिखना है आपको कि सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक उपलब्धि, सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक उपलब्धि, सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक उपलब्धि, सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक उपलब्धि
आर्थिक उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ आर्थिक उपलब्धि बाजार नियंत्रण थी। बाजार नियंत्रण थी जहां सैन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जहां सैन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्य स्थिर रखे गए। मूल्य स्थिर रखे गए। खाद्यान्न, कपड़ा और घोड़े का, खाद्यान्न, कपड़ा और घोड़े का, खाद्यान्न, कपड़ा और घोड़े का। इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के लिए सहना मंडी और बड़ीदे मंडी, सहना ये मंडी, बड़ीदे मंडी, बड़ीदे मंडी, सहना ये मंडी, बड़ीदे मंडी, मुहत्तसीब, 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 मुहत्तसीब और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें दोनों, एक इंस्पेक्टर था, बड़ीद जो था, बड़ीदे मंडी, वो इंस्पेक्टर था और सुपरिटेंडेंट था सहना मंडी। दीवाने रियासत इस पूरी व्यवस्था को देखता था। दीवाने रियासत इस पूरी व्यवस्था को देखता था। ठीक है, नेक्स्ट में रखेंगे वहां आर्थिक सुधार की कड़ी में। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि एक पहला सुल्तान था। किसने? एक पहला सुल्तान था जिसने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए पीडीएस सिस्टम को लागू किया। पहला सुल्तान था जिसने इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को लागू करने के लिए पीडीएस सिस्टम को लागू किया। पीडीएस सिस्टम को लागू किया। पीडीएस सिस्टम को लागू किया। लाइन कर दीजिए, टिक लगा दीजिए उसको। यह भी याद रखें, यह भी याद रखें कि उन्होंने राजनीतिक विद्रोहियों को शांत करने के लिए सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए। सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए। यह भी याद रखें कि उन्होंने राजनीतिक विद्रोहियों को शांत करने के लिए सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए और सभी भूमि को खालसा या राजकीय भूमि में बदल दिया गया। सभी भूमि को राजकीय भूमि या खालसा भूमि में बदल दिया गया, जैसे मिल्क पफ, मिल्क पफ, खूत और मुकद्दम चौधरी के अधिकार सीमित कर दिए गए। खूत, मुकद्दम कल बताए भी थे हम कि खूत था भूस्वामी, मुकद्दम या चौधरी था गांव का मुखिया या सरपंच। खूत, मुकद्दम चौधरी के अधिकार सीमित कर दिए गए। आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी, आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इतने सारे संदर्भ को आप इस बाजार व्यवस्था और आर्थिक सुधार की कड़ी में याद रखिए तो अच्छा है। इसके अलावा दो और बातें, और ये दोनों क्वेश्चन आपकी बीपीएससी पहले भी पूछा हुआ है कि वह पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराई।
और जिसको विश्वा कहा गया। दूसरा, वो पहला शासक था जिसने भूमि कर की व्यवस्था 50% सुनिश्चित की। ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला सुल्तान था। और ये दोनों बातें आपकी, हालांकि ये जितनी बातें हैं वो सब परीक्षा में पूछी गई हुई किसी न किसी रूप में, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हुआ, एक ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी किए गए, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ उसको हम लोग देखना चाहेंगे। तो लिखिए, वह पहला सुल्तान था, एक पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई और भू राजस्व का निर्धारण किया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई और भू राजस्व का निर्धारण किया। भूमि की माप को विश्वा कहा गया। 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 भू राजस्व को नकदी लिया 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 गया। चलिए, और अभी एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि वह एक पहला सुल्तान था जिसने भूमि कर 50% लिया। भूमि कर 50% लिया। इसके अतिरिक्त कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लिया। इसके अतिरिक्त कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लिया। एक डिपार्टमेंट को भी याद रखिएगा जो शेष भूमि राशि को अवाब को वह संग्रह करता था, जिसका नाम था, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था बताइए? क्या इसमें वो नाम लिखा हुआ है? बताइए क्या नाम था? हाँ, दीवाने मस्त खराज। वेरी गुड। जेके ही थोड़ा पढ़ता है और रिवाइज करके बैठता भी है लगता है। तो लिखिएगा, जेके ने, अरे जेके ने नहीं यार, एके ने। जेके इतना मैसेज करता है कि दिमाग पे एके के बदला जेके ही आ जाता है। लिखेंगे एके ने, एके ने, एके ने शेष राशि के संग्रह करने के लिए, राजस्व का संग्रह करने के लिए, शेष राजस्व का संग्रह करने के लिए दीवाने मस्तखराज, दीवाने मस्तखराज की स्थापना की। तो दीवाने मस्तखराज याद रखिएगा, दीवाने मस्तखराज याद रखना है, ठीक है। दीवाने मस्तखराज क्या है? राजस्व को संग्रह के लिए। दूसरा, 50% भूमि कर लिया, एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एमबीटी के अलावा एमबीटी भी था। तीसरा, बिस्वा, भूमि की माप कराने वाला भी पहला शासक। पीडीएस, ये सब तो ऊपर में लिखे ही हैं। इसके अलावा आर्थिक सुधार की कड़ी में घड़ी और चराई, दो नए कर को इंट्रोड्यूस किया। लिखेंगे, एके ने घड़ी और चराई। घड़ी हुआ गृह कर, घड़ी और चराई कर लगाएं। घड़ी और चराई कर को लगाया। ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत आएगा। इस तरह से आर्थिक सुधार की कड़ी में इतनी सारी बातें हैं कि उसको एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद था आपका, न केवल मैंने लिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी को न केवल राजनीतिक सैन्य अभियान के कारण बल्कि आर्थिक सुधार
बाजार नियंत्रण, सैन्य सुधार, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण याद रखा जाए। तो अब क्या लिखिएगा, अब लिखिए सैन्य सुधार। सैन्य सुधार लिखेंगे। सैन्य सुधार की कड़ी में उसने सैनिकों को नकदी वेतन देना आरंभ किया। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान। सैनिकों को नकदी वेतन देना आरंभ किया। सैनिकों को नकदी वेतन देना आरंभ किया और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। इसके अतिरिक्त दाग और चेहरा की नीति को अपनाया। घोड़े का दाग और सैनिकों का हुलिया लिया जाता। दाग और चेहरा की नीति को अपनाया। किसने अपनाया? किसने अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। याद रखिएगा, टिक लगा दीजिए। दाग और चेहरा को लागू कराया। यही दो मुख्य बिंदु थे जिसके, और पूरा उसका मार्केट पॉलिसी का संबंध तो सेना से ही संबंधित था। सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही उसने मार्केट पॉलिसी किया। तो लिखना नहीं है, समझ लेना है। इसके अलावा हम लोग अब सामाजिक सुधार की तरफ कदम बढ़ाएं तो लिखेंगे सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार की कड़ी में सती प्रथा, बाल विवाह और सबसे बड़ा कि उस समय का वो नीतीश कुमार जी थे, क्योंकि उन्होंने मद्य निषेध को लागू कराया था। और मद्य निषेध का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? जल्दी से टाइप, 47। वाह, मैं जब भी चर्चा होती है तो आपसे जरूर पूछता हूं। आर्टिकल 47, इसका संबंध राज्य के पोषण और मद्य निषेध से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान में करके रखिएगा। हम आग्रह करेंगे कि फिलहाल तो आप यह याद रखिए कि मद्य निषेध की लागू करने वाला भी पहला सुल्तान था। तो लिखिए सामाजिक सुधार, मद्य निषेध को लागू, ऐसा करने वाला भी पहला सुल्तान था। पलिया दे देना तो अमित। ऐसा करने वाला भी पहला सुल्तान था। ऐसा करने वाला भी पहला सुल्तान था। दूसरा, सती प्रथा और बाल विवाह, सती प्रथा और बाल विवाह को भी प्रतिबंधित करने का, बाल विवाह को भी प्रतिबंधित करने का बीड़ा उठाया या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। प्रतिबंधित करने का प्रयास किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आ जाइए सांस्कृतिक सुधार की कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है अलाई दरवाजा, ठीक है कि नहीं? इस अलाई दरवाजा को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, घोड़े के नाल की तरह का ये है। तो लिखिएगा सांस्कृतिक उपलब्धि की कड़ी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार सितून का मकबरा, सीरी का किला, हजार सितून का मकबरा, जमाते खाना मस्जिद इत्यादि का निर्माण किया। अब इस अलाई दरवाजा को देखिए, ये पहला ऐसा स्थापत्य है जो वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया और जिसमें मेहराब गुंबद का प्रयोग किया गया, ठीक है? तो ये काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार दिए गए, ये जो आपका है लिखिएगा। अलाई दरवाजा वैज्ञानिक विधि से तैयार होने वाला, अलाई दरवाजा वैज्ञानिक विधि से तैयार होने वाला पहला स्थापत्य था जिसमें मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया। इसे कुतुब मीनार का दरवाजा भी कहा जाता है।
इसे कुतुब मीनार का दरवाजा भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का दरवाजा भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार से जुड़े हुए 4 शासक, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक जिसने 4थी मंजिल बनाई, और सिकंदर लोदी जो पुनर्निर्माण कराया, रिकंस्ट्रक्शन। अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये इसके सांस्कृतिक पक्ष थे। सांस्कृतिक पक्ष की कड़ी में ये सीरी का फोर्ट भी है, दिल्ली में सीरी का किला भी है, इसे देखा जा सकता है। 1000 खंबा का महल भी है ये, इसमें 1000 खंबे थे। इस कारण से भी इतिहास अलाउद्दीन खिलजी के सांस्कृतिक विशेषता को याद रखता है। ठीक है। अलाई मीनार भी, अलाई कुछ भी होगा तो यही है। इसी क्रम में हम लोग जब सांस्कृतिक सुधार की बात होती है तो अमीर खुसरो की बात भला कैसे नहीं है, देखेंगे। याद रहे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो राजकवि के रूप में थे, और कल आपने पढ़ा भी है कि सितार और तबला के आविष्कारक कव्वाली गायन शैली को प्रचलित किया, और अमीर खुसरो ने उर्दू को हिंदवी कहा। एटा पाटियाली में जन्मे, उर्दू को हिंदवी कहा। इन सब खजानुल फुतल, लैला मजनू, आसिका जैसी ग्रंथों की रचना की। तो लिख देंगे, एके ने तूतिए हिंद कल लिखवा चुके थे। एके ने, और मैंने कल कहा था कि सांस्कृतिक इतिहास को एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेंगे। सल्तनत काल के जो सांस्कृतिक उपलब्धि है और प्रशासनिक संरचना को निश्चित तौर पे देख लेंगे, जो आपके मानसिक क्षितिज को व्यापकता प्रदान करेगा। लिखेंगे, अमीर खुसरो ने लैला मजनू आसिका, लैला मजनू आसिका, लैला मजनू आसिका जैसी किताबें लिखी, और कव्वाली गायन शैली का परिचय दिया। कव्वाली गायन शैली का परिचय दिया। राष्ट्रीय तथ्य की कड़ी में हम लोग सांस्कृतिक उपलब्धि को देख रहे हैं, और सांस्कृतिक उपलब्धि की कड़ी में अलाई दरवाजा, 1000 सुन का महल या 1000 खंबा का महल, या ने मुख्य बिंदु पर परिचर्चा की है, जमायते खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा की विशेषता, और फिर उसके समय में जो राजकवि थे, फिर खुसरो के विषय में बताया जिसने खजानुल फुतह, आसिका, लैला मजनू, नूसिफर, तुगलकनामा जैसी पुस्तकों की रचना की, और इसी क्रम में कव्वाल गायन शैली को उन्होंने जन्म दिया। साथ ही सितार और तबला के जो आविष्कारक के रूप में है, उर्दू को उन्होंने हिंदवी कहा। सब के विषय में आपको हमने जानकारी दी। लास्ट में नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, आवाज जा रही है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का अधीक्षक के रूप में, बाजार के अधीक्षक के रूप में मलिक काबुल को नियुक्त किया। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के एके के समय में कपड़ा मुल्तान से भारत आता था। मुल्तान से भारत आता था। कहाँ से भारत आता था? मुल्तान से भारत आता था। नेक्स्ट नोट में ही लिख दो, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी गद्दी पे बैठे। मुबारक खिलजी गद्दी पे बैठे और उन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित किया। उन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित किया एवं दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। दक्षिण भारत पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। खिलजी का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। खिलजी का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। खिलजी का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जो परिवर्तित या हिंदू परिवर्तित शासक था, सुल्तान था, जिसे कालांतर में जिसे कालांतर में गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने हटाकर तुगलक वंश की नींव डाली। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण कक्षा। कल हमारी कक्षा इतिहास के, एक कक्षा फिजिक्स की होगी और एक कक्षा इतिहास की होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि आज हमारी इतिहास के बाद बायोलॉजी की कक्षा है। आज 2 कक्षा है। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कि 60 दिन 60 कक्षा, लेकिन फिर भी 60 चैप्टर, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो पाएगा कवरेज वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और आपकी जो अपनी स्थिति है उसको थोड़ा बेहतर बनाए, रिवाइज जरूर करते रहिए। अब जैसे कल हम तुगलक वंश पढ़ाएंगे तो तुगलक वंश आप पहले से ही पढ़ लीजिए, जिससे कि 1 घंटा बैठ करके सोचते रहिए, चिंतन करते रहिए। एकदम नॉट ए सिंगल फैक्ट स्लिप करे कि बटाई के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। 10वें मियाना की नीति पे चलने वाला पहला सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। नहर को संचालित करने वाला, नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। मतलब मुंह से गिरा और आपके जहन में आ जाना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक पिक्चर आपके पास डेवलप रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैक्यूम रहे कि रस्म मियाना कहाँ से आ गया, पटाई के आधार पर भू राजस्व कहाँ से आ गया, नहर शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, नहर के आधार पर काम करने वाला, कृषि व्यवस्था में काम करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके जहन में रहे। चूंकि ऑलरेडी आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और मैंने अभी भी कहा है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं के लिए इस बार बहुत अच्छी संभावना है। इसलिए जितना भी मेहनत हो सके, जितनी भी, ठीक है कि नहीं, और आप उसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा। कोई भी नई कक्षा शुरू करने के पहले थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। 8:46 हो रहा है। 8:51-52 पे मैं आता हूँ। तब तक आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस कक्षा के लिए सेकेंड कक्षा शुरू हो रही है, न्यूट्रिशन